वो है रेलवे बोर्ड पिच फॉर यूरोपियन सिस्टम पुट ऑफ कवच रोल आउट। अभी तक रेलवे में एक कवच जो था सिस्टम था। ये कवच सिस्टम क्या है कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, TCAS। ये था TCAS था। तो TCAS को आप समझिए ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, और इसकी जगह अब रेलवे बोर्ड जो है वो लेके आ रहा है यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, ETCS। तो आप इनके नाम जो हैं वो अब इनको आप एब्रीवेशंस जो है आप नोट करके रखें। तो TC मतलब ये ट्रेन कोलिजन सिस्टम है, इसमें हमें और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ये चेंज हुआ है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें सिर्फ इतना जानना है कि क्या चेंज हुए थे। तो फर्स्ट इज ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ठीक है, और यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। तो अभी तक जो चल रहा था वो कवच वर्जन 3.2 था और बहुत चला है 1465 किलोमीटर साउथ सेंट्रल रेलवे में। तो अब ये नेक्स्ट डिसीजन है कि ये इसको करेंगे या फिर ट्रेन कोलिजन, ये कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, उसके बीच में कंपैरिजन है। तो इन्होंने कोई अभी एग्जैक्ट में इतना कोई रीज़न नहीं है कि ये ETCS अच्छा है या वो अच्छा है, बट स्टिल so the railway board pitch for European system put off कवच रोल आउट। ये फर्स्ट हमारी न्यूज में हम देखेंगे। सेकंड है अहेड ऑफ टॉक्स विद पुतिन, PM सेज विल बैक पीस इन रीजन। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी यूके रशिया गए हैं। तो रशिया में अभी यूक्रेन के साथ वॉर भी चल रही है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो यही इसमें कि रशिया के साथ जो बात हो रही है उसमें प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दिया है, मैसेज ऑफ पीस है वो। तो वो उन्होंने कहा है कि रशिया और यूक्रेन का जो सोल्यूशन है वो वॉर फील्ड में नहीं बल्कि बैटल फील्ड में नहीं मिल सकता। उसको जो बैटल फील्ड की बजाय अगर हम कहेंगे कैसे मिलेगा, तो बायलेटरल टॉक से ही मिलेगा, आपस में बातचीत करके ही मिलेगा। दूसरा, सेवरल एग्रीमेंट्स हैं जो इस इंडिया रशिया समिट में होंगे, और ये 22nd है, ये 22nd इंडिया रशिया समिट है। और यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं जिनमें एक इशू जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडियंस का मतलब इंडियंस को, जो वहाँ के इंडियन रहने वाले थे उनको रशिया मिलिट्री में ज्वाइन करवाया गया इस वॉर के चलते। तो वहाँ पे इसके ऊपर भी डिस्कशन है। तो ये पॉइंट्स थे। तो प्रधानमंत्री मोदी, कल भी हमने डिस्कस किया, डाचा जो प्रेसिडेंट पुतिन के घर को, हवेली को, वहाँ पे रशिया में डाचा कहा जाता है, वहाँ पे एक डिनर का अरेंजमेंट किया गया। तो वेलकम डिनर था वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। और ये कहा गया कि ये डिनर जो है बड़े कम लोगों को दिया जाता है, बड़े इंपॉर्टेंट लोगों को ही दिया जाता है, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी एक हैं। ओके जी। तो अभी वहाँ पे ये कुछ क्या एग्रीमेंट्स होंगे क्या नहीं होंगे वो अभी पेंडिंग है। जैसे न्यूज़ आएगी हम उसमें देखेंगे क्या हमें नोट करने वाला है। फिलहाल आप ये नोट करें कि 22nd ये इंडिया रशिया समिट जो है, इंडिया रशिया समिट 22nd रशिया में है, 22nd इंडिया रशिया समिट, ये ठीक है जी।
अब आगे देखते हैं, आगे है प्रेसिडेंट मुर्मू हैं, ये बीच के ऊपर ये वॉक कर रही हैं, तो इनसे रिलेटेड क्या बात है। मुर्मू अर्ज सिटीजन्स टू टेक प्रोएक्टिव मेजर्स फॉर नेचर। तो इस वक्त प्रेसिडेंट मुर्मू जो हैं वो उड़ीसा में हैं, और ये उड़ीसा के बीच के, पुरी के बीच के ऊपर वॉक कर रही हैं। वहाँ पे वो एनुअल रथ यात्रा है लॉर्ड जगन्नाथ की, उसमें पार्टिसिपेशन है, अटेंड करने के लिए गई हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसीज बनती हैं, बट हमें इंडिविजुअल लेवल पे, लोकल लेवल पे भी कुछ प्रोएक्टिव एक्शंस लेने चाहिए, मेजर्स लेने चाहिए टू सेव गार्ड आवर एनवायरनमेंट, सेव करने के लिए और नेचर को अपने मेंटेन करने के लिए। तो उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पे भी एक अपना जो कंसर्न है, अपनी कंसर्न है वो रेज की है। फिर आगे बात करते हैं जी, ये एक थोड़ा सा साइंटिफिक थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा साइंटिफिक आर्टिकल है। हर्डल्स इन इंपोर्टिंग डायमंड पोज ए क्वांटम ब्लॉक टू रिसर्च एम्बिशन। क्वांटम ब्लॉक की बात हो रही है, रिसर्च एम्बिशन है। एक मिशन है नेशनल क्वांटम मिशन, NQM, इसको आप नोट कर लें, नेशनल क्वांटम मिशन, क्वांटम मिशन, ये है ₹6000 करोड़ रुपीस का है ये। तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। लास्ट जो 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने अनाउंस किया था एक स्कीम प्रमोट करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स। तो लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए था। अभी तक जो इंडिया में जो डायमंड इंडस्ट्री है, जो उसमें कटिंग और पॉलिशिंग है, वो इतनी प्रॉस्परस नहीं है। और हम अभी तक इंडियन डायमेंट्रीज जो है, डायमेंट्रीज वो इतनी इक्विप्ड नहीं है कि वो डायमंड बना सके क्वांटम रिसर्च रेडी डिफेक्ट्स के साथ। अब यहाँ पे क्वांटम रिसर्च रेडी डिफेक्ट क्या चीज है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, इसमें इन्होंने थोड़ा सा दिया है कि जो डायमंड है, डायमंड में कार्बन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, जो साइंस पढ़े हैं, तो अगर नहीं पढ़े तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, और जो कार्बन, जो डायमंड में चारों वैलेंसीज पे कार्बन के साथ ही वो क्या बना लेता है, अपना एक स्ट्रक्चर बना देता है, जो सॉरी उसके साथ ये बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ही है ये। अब इससे ही इसमें हार्डनेस आती है और सारा कुछ इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। तो अब इसमें यहाँ पे कहा गया कि इसमें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना डायमंड्स का, सम टाइम उसमें 2 मिसिंग कार्बन एटम्स होते हैं, 2। तो वहां पे कई बार कहते हैं नाइट्रोजन होता है, या फिर एक नाइट्रोजन की जगह होल होता है उसकी प्लेस, तो वो नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर बन जाता है, नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर। तो नाइट्रोजन वैकेंसी सेंटर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइटली थोड़ा सा वेरिएशन करता है, स्लाइटेस्ट मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी करते हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन से अगर एटम के अंदर कोई वेरिएशन आ रही है, तो ये अब रिसर्च का विषय हो गया। तो अब इसको एक क्यूबिट यूनिट लिया गया है। क्यूबिट, क्यूबिट क्या है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उस पॉइंट के ऊपर जिसको सेंटर कहते हैं, ये नाइट्रोजन वैकेंसी या सेंटर, वहां पे इलेक्ट्रॉन को मोड़ा, ट्वीक किया जा सकता है। ट्वीक मतलब उसका पाथ डाइवर्ट, मोड़ा जा सकता है। तो इसको, इस बिहेवियर को एक क्यूबिट में मेजर किया जाता है, क्यूबिट में कन्वर्ट देखा जाएगा। क्यूबिट ऐसा ही है जैसे हम बिट्स और बाइट्स की बातें करते हैं,
जो क्वांटम कंप्यूटर्स में लॉजिक स्टेट्स की बातें होती हैं, थ्योरी ऑफ कैलकुलेशन, ये जो थ्योरी है ये कैलकुलेशन करेगी। तो बिट्स और दूसरा है बाइट्स में तो अभी तक कैलकुलेशन है ही, देन क्यूबिट्स के साथ अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ये जो कंप्यूटर्स बनेंगे वो कहा जाता है कि जो आज के सुपर कंप्यूटर उनके सामने किस तरह के होंगे, जैसे वो आदिकाल के कंप्यूटर हों, मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाया है और इसमें कहा है कि लगभग 2030 के आसपास यहाँ पे कोई रिसर्च होगी। और ग्लोबली अभी तक क्या है, ग्लोबली इस पे काम नहीं हुआ। कंप्यूटर्स ग्लोबली जो है ना, वो उन्होंने डिफेक्ट डायमंड्स को पे ऊपर काम नहीं, क्योंकि ये एक डॉन्टिंग सा चैलेंज है, मतलब इसके ऊपर अभी ट्रिकी सा ही काम है, गैम्बलिंग की बात है। बट सर्टेनली अगर इंडियन गवर्नमेंट ने लगाया है, पैसा लगाया है, प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं इनको अपने साइंटिस्ट, इंजीनियर्स पे, टीम पे भरोसा होगा कि वो इस प्रोजेक्ट को करें। अगर वो इस प्रोजेक्ट को कर जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है, then India will be in leading role in computers, तो कंप्यूटर में आगे चला जाएगा। ओके जी, इसमें इतना ही जानकारी है। नेक्स्ट हम देखें जी, वर्ल्ड्स oldest cave painting was created at least 51,000 year ago। यहाँ पे आपको ये पेंटिंग है, आपकी स्क्रीन पे कितनी अच्छी आ रही है कितनी नहीं, इससे ज़्यादा शायद। इंडोनेशिया में ये केव्स हैं, तो केव्स के ऊपर पेंटिंग की गई है। तो ये जो अर्ली मैन थे उन्होंने किया, और लगभग इसकी जो डेटिंग की गई है कि ये 51,000 ईयर्स पहले है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे ये हो रही है तो पिक्सल फट रहे हैं, तो देखते हैं। चलो मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो ये जो पिक्चर है ये इंडोनेशिया की केव्स के अंदर की पिक्चर है। उन केव्स के ऊपर जो पिक्चर इस तरह से बनी है कि जैसे एक पिग है, पिग के साथ 3 आदमी खड़े हैं। वो कुछ इस तरह से इंटरप्रेट हो रहा है कि वो 3 आदमी और पिग, उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रही है, कुछ बात हो रही है, कुछ बातें समझाई जा रही हैं एक दूसरे को। तो 51,000 ईयर ओल्ड ये पेंटिंग ये बताती है कि उस वक्त भी कुछ ना कुछ पिक्चर स्टोरी टेलिंग तो होती ही होगी। ये पिक्चर एक स्टोरी की तरह ही लग रहा है, जैसे हम कहानियों को डिपिक्ट करते हैं कि उसमें किसी ने क्या कहा, कैसे कहा, उसको इस तरह से। तो यहाँ पे भी वैसे ही है। और वैसे भी जो ह्यूमंस हैं वो ओनली स्टोरी टेलिंग क्रिएचर्स हैं, मतलब वो ही कहानियां दूसरों को सुनाते हैं। तो ये जो है जनरली कहाँ पे है, सुलावेसी। सुलावेसी एक जगह है जहाँ पे इंडोनेशिया में, वहाँ पे ये पिक्चर्स मिली हैं। ठीक, तो ये पेंटिंग्स क्रिएट हुई हैं वहाँ पे। तो इनके जो केव्स हैं उनका नाम है लियांग करम पुएंग केव, करम पुएंग केव। ठीक है जी। तो इसमें जो पहले क्या होता था, कार्बन डेटिंग की जाती थी, पर यहाँ कार्बन डेटिंग की जगह अब उसके ऊपर कैल्शियम जो कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल जो नेचुरली इतने सालों में उस पेंटिंग के ऊपर आ जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, उनकी डेटिंग की गई है। और ये भी कहा गया है कि अब ये जो डेटिंग है ये एक डेटिंग, कार्बन डेटिंग के बाद एक रेवोल्यूशन है कि अब शायद आगे इसी वेव में से कार्बोनेट के ऊपर ये किया जाएगा, अगर इसको मतलब एक रेवोल्यूशन की तरह लिया गया है। ओके जी, अब इसके बाद हम कहते हैं
So researchers use a laser to date a type of crystal called calcium carbonate that formed naturally on the top of painting. Next इसमें तो नेक्स्ट है जी, इसमें नेक्स्ट शेयर ऑफ विमेन इन अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर हाईएस्ट इन साउथ। ये डाटा पॉइंट में हिंदू में डाटा पॉइंट पे आया है। तो जेंडर डिस्पैरिटी कैन बी सीन अमंग वर्किंग ओनर्स मोर मैन एंड अनपेड फैमिली वर्कर्स मोर वीमेन। तो जेंडर डिस्पैरिटी के ऊपर एक बात है, तो इसमें क्या दिखाया क्या गया है, इसमें अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर लिया गया, अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर। तो इन अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में क्या लिया गया है, उन सभी जॉब्स को लिया गया जिनमें किसी मतलब इनिशियल कैपिटल की जरूरत नहीं है, या नो कैपिटल, कोई स्किल की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे स्ट्रीट वेंडिंग है, घर के गलियों में जो रेडी लगाना है, या फिर एज वेल एज वर्क दैट इन्वॉल्व्स, और दूसरे वो भी ले लिए गए हैं जिनमें कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट और एक्सपर्टाइज दोनों, मतलब रेडी लगाने से लेके बड़े से बड़ा काम, तो उसमें टेलरिंग या कार रिपेयर, ये सारे भी ऊपर लिए गए हैं, इनमें स्किल की जरूरत है। तो इसमें किसी इंडिविजुअल से ने भी काम चलाया हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। तो घर के जो अनपेड फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी उसमें काउंट किया गया है। अब इसमें काउंट क्या क्या किया गया है, तो उन्होंने पाया कि नटशेल में कि जो साउथ इंडिया की लेडीज हैं उनका शेयर इन जॉब्स में ज़्यादा है। तो ये रेड कलर में उन्होंने मार्क किया साउथ, ब्लू में नॉर्थ एंड सेंट्रल, ईस्ट ग्रे, और ब्लैक वेस्ट। तो अगर जितना ये इसमें राइट डायरेक्शन में है उतना शेयर ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी ऑल सेक्टर में वुमेन एम्प्लॉयड का जो है, तो तेलंगाना में वुमेन एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, और उत्तराखंड में ये सबसे कम है, जो अगर ऑल सेक्टर्स हम देखें। इसी तरह से अनपेड फैमिली मेंबर्स में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो है आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना काफ़ी आगे है। इनफॉर्मल हायर्ड वर्कर्स में भी तमिलनाडु ये आगे चलते हैं, और फॉर्मल हायर्ड वर्कर्स में भी तमिलनाडु की उनकी इन्वॉल्वमेंट, विमेन इन्वॉल्वमेंट की बात है कि वो ज़्यादा है। वर्कर ऑनर्स तेलंगाना, ये सारे आगे हैं। तो इस तरह से इसमें ये डाटा जो है ना, इसमें ये शो किया गया कि जो वेस्ट की वेस्ट नहीं, साउथ इंडिया के जो विमेन है उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है इन जॉब्स में ज़्यादा है, अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। आप इसको इस तरह से नोट कर ले, while 43% of the share of women across worker owners, तो ये तेलंगाना में है, तेलंगाना में 43% है, और 52% अमंग हायर्ड वर्कर्स। तो इस तरह से आपने याद रखना, तेलंगाना या साउथ इंडिया, इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़्यादा है। ठीक जी। तो हम जो जितनी भी ये कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें देखते हैं कि हम डिटेल में जितनी पॉलिटिकल न्यूज़ है वो लगभग हमारे एग्ज़ाम में कभी नहीं आती। हमारे एग्ज़ाम में जो आती हैं कुछ बेसिक सी डिटेल्स आ जाती हैं, कोई साइंटिफिक क्वेश्चन आ जाते हैं, जहाँ अपॉइंटमेंट्स आ जाते हैं। अपॉइंटमेंट्स के बाद अवार्ड्स हैं, कुछ अवार्ड्स इशू हुए हैं, या फिर कुछ अचीवमेंट्स हैं, विनर्स हुए हैं, स्पोर्ट्स में विनर्स हुए हैं, कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुई हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं। दैट मीन्स हम जब अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो हमें इन पॉइंट से इन किस पे सर्च करके हमें डाटा लेना है।
तो अभी इसमें ठीक है, ये हमें सिर्फ इतना पता लगा कि साउथ इंडिया में जो विमेन एम्प्लॉयमेंट जो है अन इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में ज़्यादा है बजाय दूसरे नॉर्थ या साउथ में। फिर न्यूक्लियर एनर्जी में बी यूज्ड ऑन ऑयल ड्रिलिंग इन गुजरात। गुजरात में ऑयल ड्रिलिंग पे जो न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है, तो उसमें हम देखें क्या हो रही है बात। तो इसमें एक तो ये ध्यान देना, चेयरमैन ऑफ एटॉमिक कमीशन, एनर्जी कमीशन क्या है, डॉक्टर H.N. सेथना। तो ये चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो उनसे ये बात डिस्कस हुई है कि जो ऑयल फील्ड हैं गुजरात के, वो एक्सट्रीमली विस्कस ऑयल है, मतलब गाढ़ा ऑयल है। तो वो जब ड्रिल करते हैं तो वो फ्रीली पाइप में से फ्लो नहीं करता। तो उनको फ्लो करने के लिए, उनकी एक्सेलरेट मतलब फ्लो एक्सेलरेशन करने के लिए उनको हीट की ज़रूरत है। तो उसका एक सोल्यूशन ये दिया गया कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाए नीचे। तो डॉक्टर साहब ने फिर ये बताया कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। पहली तो रेडियो एक्टिविटी का डेंजर है वो। दूसरा जो है कि इसके बाद ये भी है कि उसको पॉपुलेटेड एरिया में किया जाए नहीं किया जाए, ये फिजिबल भी है। तो ये पूरा एक न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है। बट एक इस वे में देखा गया है कि इस वे में कि गुजरात में जो नीचे ऑयल है जो काफ़ी विस्कस है, अगर उसको किसी तरीके से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से या किसी और वे में हीट दी जाए तो शायद वो लिक्विड जो है, ऑयल जो है, वो यूज़ के लिए हम निकाल पाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट अब आगे देखते हैं जी। व्हाट आर न्यू प्रोविजंस फॉर पुलिस ऑफिसर्स। तो अब यहाँ पे पहले इसमें नए पुलिस ऑफिसर्स के बारे में बात हो रही है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे क्या है। तो इसमें गिस्ट में देखें कि इसकी क्या है। The officer in charge of a police station cannot refuse to register FIR on the basis of lack of jurisdiction। हमें पहले भी एक टर्म आती है जी, जीरो FIR। जीरो FIR, आप कहीं पे भी किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, आप जो अपनी FIR है वहाँ पे लिखवा सकते हैं। और FIR चाहे वो आप उस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिस्डिक्शन में हो या नहीं हो, जहाँ डिस्प्यूटेड ज्यूरिस्डिक्शन है, वो लिखवाई जाएगी। जीरो FIR का मतलब है उसके ऊपर FIR नंबर नहीं लगता। तो अब ये पहले भी था, बट अब इसको भारतीय न्याय संहिता में इसको BNSS, अच्छा यहाँ पे BNSS का मतलब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNS भारतीय न्याय संहिता। तो ये आपने याद रखना है, अभी 1 जुलाई से शुरू हुए हैं। तो इसमें इन के तहत ये कंपल्सरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि सेक्शन 37 ऑफ BNSS रिक्वायर, इसमें क्या है कि ASI लेवल का कोई भी मतलब नॉट बिलो द रैंक ऑफ ASI हर पुलिस स्टेशन में एक चाहिए, जो वहाँ पे जितने भी अरेस्ट हुए पर्सन्स हैं उन सब की डिटेल जो है वो डिस्प्ले करेगा। और ये मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी अरेस्ट हुए लोग हैं
उनका नाम, एड्रेस और उनके ऊपर जो भी केस क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं उनको लिख के वो मेंटेन करेगा, डिस्प्ले करेगा। दैट इज अंडर सेक्शन 37। और फिर ये है कि नया प्रोविजन आया है कि जिसमें आईओ होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सेक्शन 193(3)H। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी कस्टडी सीक्वेंस में किसके पास पहले फिर आगे आगे उनको मेंटेन करने का जो मैंडेटरी किया कि इनको प्रॉपरली रिकॉर्ड को मेंटेन करना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, क्योंकि ये जहाँ पे ये बड़े सेंसिटिव पीसेस हैं, इसमें एविडेंसेस हैं और इनके टेम्परिंग के चांसेस भी ज़्यादा हैं। इसलिए इनको जो सीक्वेंस ऑफ कस्टडी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कस्टडी को की जो मेंटेनेंस की सीक्वेंस है उसको मेंटेन करने को कहा है। और एम्फेसिस इस चीज पे है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मेंटेन किया जाए कि उसको कोई टेम्पर ना कर पाए। तो ये 3 पॉइंट इसमें हैं। अब इसमें देखें, इसमें इंफॉर्मेशन क्या है इस आर्टिकल में। तो ये एक नए क्रिमिनल लॉज हैं जो जुलाई 1 से एसओपी तो इसमें आया है एसओपी, सॉरी बीआरपीडी। बीआरपीडी है जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसमें बात करेंगे हम। इस एसओपी ने में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआरडी, इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं भेजे गए हैं पुलिस स्टेशन में, सो दैट कि नए जो क्रिमिनल लॉज को किस तरह से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो पहला तो वही है रजिस्टरिंग एफआईआर। एफआईआर रजिस्टरिंग के बारे में बात हुई है, अभी हमने गेस्ट में भी उसको पढ़ा है कि जिस्ट जो है उसमें एक्चुअल में क्या है। तो वही 0 एफआईआर की बात हुई है। तो पहले भी ये थी, बट अब इसको बीएनएसएस के सेक्शन 173 में रखा गया है। तो वहां पे इसको मतलब अब बकायदा से लिखा गया है, ठीक। क्योंकि अगर नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होती, एफआईआर नहीं रजिस्टर होती, तो ये वेरियस सेक्शन पेनल एक्शन को अट्रैक्ट करती है, पेनल्टी को अट्रैक्ट करती है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है आप ऑरली भी, मतलब फोन पे या आप सॉरी ओरली मतलब आप बोल के बता सकते हो, राइटिंग में बता सकते हो, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी आप भेज सकते हो। और आपको बस 3 दिन में उसके जाके साइन करना है और वो रिकॉर्ड को पुलिस स्टेशन मेंटेन करेगा। अगर उस जो इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आई है ऑरली, राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मीन से आई है, अगर उसमें कुछ सेंसिटिव नेचर का कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस ऑफिसर को कोई रोक नहीं सकता, वो इसमें इंक्वायरी कर सकता है। तो इसमें जब इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक जो है उसको किस तरह से होगा, तो उसमें है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS पोर्टल या पुलिस वेबसाइट और ऑफिशियली पब्लिश्ड ईमेल आईडीज। तो इसमें जिस तरह से पुलिस जो है उसको डिसाइड करेगी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो कंप्लेंट्स हैं उनको कैसे टैकल करना है, कैसे उनको रिसीव करना है। देन नेक्स्ट इज वीडियोग्राफी। तो बीएनएसएस में सेक्शन 185 के अंदर जो सीन ऑफ क्राइम सेक्शन 176, तो हम्म
हाँ जी, तो अगर कोई सर्च कंडक्ट कर रही है पुलिस तो सेक्शन 185 के अंडर, जहाँ सीन ऑफ क्राइम तो उसको रखा है सेक्शन 176, और प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्च ऑफ प्लेस और टेकिंग पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, अगर किसी प्रॉपर्टी का जो पोजेशन लेना है तो सेक्शन 105, तो इनको मैंडेटरी कर दिया है कि उसमें वीडियोग्राफी होगी। क्योंकि अगर इसमें ये कहा गया कि अगर इसमें वीडियोग्राफी नहीं होती तो छोटी सी भी कोई जो पुलिस के पार्ट से इन्वेस्टिगेशन है वो एक्यूज्ड के लिए एक बेनिफिट बन जाती है। तो इसके लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं आईओ, उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और उनको किस तरह से ऑपरेट करना है उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और डिस्चार्ज कैसे करना, मतलब अपने फंक्शन को कैसे पूरा करना वो बताया है। तो एक क्लाउड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है दैट इज ई साक्ष्या, तो वो एक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए डिज़ाइन किया है। तो जिसमें वो मल्टीपल जो फोटोज हैं वीडियोज हैं कैप्चर कर सकते हैं, मल्टीपल कैप्चरिंग है उसमें। तो फोटोग्राफ इसमें विटनेस की फोटोग्राफ और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसकी अपनी सेल्फी जो है उस ऐप के ऊपर कैप्चर की जाएगी, और हर आइटम जो है जियो टैग्ड है और टाइम स्टैम्प लगेगी। जियो टैग्ड पोजीशन भी, लोकेशन भी और टाइम भी जो है उसमें इंश्योर हो जाएगा, तो उससे एक डाटा मेंटेन रहेगा। तो अब ये ई साक्ष्या जो है, साक्ष्या ये इनिशिएटिव है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंडर पे। तो इसमें ये जो डाटा है बाद में जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन और साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी जो जैसे भी है उनको भी अवेलेबल करवाया जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट अबाउट द प्रोविजंस ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट में क्या है। तो पुलिस स्टेशन में जितने भी अरेस्ट किए जाएंगे, जो भी अरेस्ट होगी उसको डिस्प्ले किया जाएगा, डिस्प्ले। तो इसमें एक अधिकारी होगा जो एएसआई रैंक से छोटा नहीं होना चाहिए, वो सारे डाटा को मेंटेन करेगा और उसको डिस्प्ले करवाएगा सो अरेस्टेड पर्सन पे। तो उसमें उसका नाम जितना भी, मतलब जो भी डिजिटल मोड में ये डिस्प्ले होगा, बोर्ड के ऊपर नाम आएगा, एड्रेस आएगा और नेचर ऑफ ऑफेंस जिसके लिए उसने लिया है, उसको अरेस्ट किया गया, वो लिखा जाएगा। तो इसके बाद जो ये 37 में था, सेक्शन 35(7) ये कहता है कि जो कमजोर लोग हैं या 60 साल से ऊपर के लोग हैं, बुजुर्ग लोगों की अरेस्ट के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं कि अगर कुछ ऐसा केस है तो डीएसपी रैंक से ऊपर के किसी अधिकारी से उनको अगर कोई ऐसा केस आता है इम्प्रिजनमेंट जिसमें लेस देन 3 इयर्स का पनिशेबल है, तो उसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी से ऊपर के अधिकारी को वहां पे परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन देंगे वो। तो इस तरह से अब हैंडकफ्स का भी है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है हथकड़ी लगाते हैं, तो उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा है कि हथकड़ी अगर जहां पे जरूरत है, जहां पे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि ये भाग जाएगा एस्केपिंग की या हार्म करेगा अपने को या दूसरों को, वहां पे लगाओ। जहां पे लगता है नहीं है तो वहां पे आपको जरूरत नहीं है। व्हाट अबाउट टाइमलाइंस पे भी इन्होंने दिया है कि 140/84(6) बीएनएसएस जो है, तो इसमें मेडिकल रिपोर्ट जो है कि अगर केस आता है, मतलब विक्टिम ऑफ रेप के केस में मेडिकल रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को विद इन 7 डे प्रोवाइड की जाएगी, और 7 डे में वो मजिस्ट्रेट को ये भेज देगा आगे। 7 डे में मजिस्ट्रेट को आगे भेजनी पड़ेगी। तो इसलिए जो डॉक्टर्स को भी इसके बारे में अवेयर करवाया जाएगा कि इसके क्या प्लस और माइनस पॉइंट से क्या होंगे अगर आप इसको रिपोर्ट को टाइमली नहीं भेजते। अब जैसे पॉक्सो केसेस में, तो उसमें 2 महीने में जो कंप्लीट करनी है इन्वेस्टिगेशन की, पहले ये सिर्फ रेप केस में था, अब पॉक्सो केस में भी कर दिया गया है।
अब इसके अलावा सेक्शन 193(3)(h इसमें कस्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात हुई है कि अब कस्टडी किसके अंडर रहेगी, फिर उसको कस्टडी को किस सीक्वेंस में एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर में हैंड ओवर किया जाएगा, तो उसको मेंटेन करने की बात हुई है। तो इस तरह से जो टास्क है, जो साइबर एक्सपर्ट्स का टास्क है, वो भी थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि जो एविडेंसेस हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, तो वहाँ टेम्परिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओके, सेक्शन 113 ये इंट्रोड्यूस किया गया भारतीय न्याय संहिता में। उसमें ये डिफाइन किया व्हाट इज टेररिस्ट एक्ट एंड इम्पोजेस द ड्यूटी ऑन एन ऑफिसर। तो इसमें सुपरिटेंडेंट से ऊपर के अधिकारी लिए गए हैं, सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट पुलिस के ऊपर के, तो वो डिसाइड करेंगे कि जो केस रजिस्टर किया गया है वो इस सेक्शन में या यूएपी में किया जाए, किस में किया जाए, वो डिसाइड करेंगे। पर इसके कहते कोई गाइडलाइन नहीं है कि किस तरह से डिसाइड करेंगे किस में आया है। तो बेसिकली वही है कि वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से तो नहीं संबंध रख रहा जिसको यूएपीए में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रखा गया है। इस तरह से ये बताया गया कि इस तरह से उनको सेक्शन 113 में ये भी रखा गया है प्रोविजन। अब यहाँ पे हमने ये इसको थोड़ा डिटेल में देखा है, ये नया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बार बार देखें या सुने या पढ़ें इसके बारे में, इनके बारे में एक नॉर्मल हमें जानकारी भी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अब न्याय संहिता पे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि 1 जुलाई से ये शुरू हो चुकी है। पहले हमारे पास इंडियन पिनल कोड था, अब ये न्याय संहिता पे आया है, इस पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। न्याय संहिता को आप अपने लेवल पे भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, आप उसको अच्छे से स्टडी करें। अब इसमें आर अश्विन का नाम जी नोट करें। आर अश्विन जो हैं अब को ओनर बने हैं, को ओनर ऑफ द अमेरिकन गैम्बिट। ये एक नई टीम है, तो इसको सेकंड एडिशन ऑफ ग्लोबल चेस लीग उसमें आएगी ये। तो उसका ये एक ज्वाइंट वेंचर है टेक महिंद्रा और इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के साथ इसमें। तो आर अश्विन जो हैं इनको आप प्लेयर हैं ये, तो इनको आप नाम याद रखें। इनके नाम पे भी जैसे हम कहते हैं अपॉइंटमेंट्स या कुछ अचीवमेंट्स या न्यू वेंचर्स में, ये सारे नाम भी हमें याद रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज सिर्फ हमारे पास न्यूज़ थी, न्यूज़ को हमने डिटेल में थोड़ा थोड़ा किया। तो ये खास करके ये न्यू प्रोविजंस फॉर इंडियन पुलिस ऑफिसर्स, तो ये आज का हम कहेंगे कि इसको आप जरूर पढ़ें, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हमने बात की, इसमें डॉक्टर एच.एन. सेथना एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन हैं, और उन्होंने क्या बताया कि ऑयल गुजरात में ऑयल की क्या प्रॉब्लम है, उसको किस तरह से न्यूक्लियर में उसके निकाला जाएगा, तो क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। और फिर शेयर ऑफ वीमेन इन एन अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर ये देखा, तो इसमें ये है कि हाईएस्ट इन साउथ इंडिया में ज़्यादा, कहने का मतलब इसका मतलब साउथ इंडिया की औरतें ज़्यादा काम करती हैं बजाय दूसरों के, दूसरे स्टेट्स और दूसरे पार्ट्स के। वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग है 51,000 ईयर ओल्ड है। तो इसमें एक नई टेक्निक यूज की गई है लेजर के साथ, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ उसकी डेटिंग की गई है। तो कहा गया है कि ये एक रेवोल्यूशनाइज स्टेप है। फिर हम बात की हमने ये क्वांटम ब्लॉक रिसर्च एम्बिशन जो है, इसमें क्या हुआ है, नेशनल क्वांटम मिशन है। तो इसमें एक साइंटिफिक एस्पेक्ट लेके डायमंड में को यूज करके उसमें जो कंप्यूटर बनाने की बात हो रही है, तो ऐसे कंप्यूटर जो आज के जो सुपर कंप्यूटर से भी बहुत अहेड होंगे, उनके लिए इनिशिएटिव है। पर अभी तक ये वर्ल्ड में इसको डॉन्टिंग चैलेंज ही माना गया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट करके
6,000 करोड़ रुपए का एक इनिशिएटिव लेके शुरू किया है। और अच्छा जी, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मैसेज दिया है इसके लिए नेचर को, क्लाइमेट को बचाने के लिए अपने लेवल पे भी कुछ इनिशिएटिव होने चाहिए। प्रधानमंत्री हमारे गए हैं मॉस्को में, तो मॉस्को में वहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी, पर अभी जो उनके साथ है मिले हैं प्रेसिडेंट पुतिन के को डिनर हुआ है और एक मैसेज कन्वे किया है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो बैटलफील्ड में सॉल्व नहीं हो सकती, उसको बातचीत में आपस में करना जरूरी है। फिर ये रेलवे बोर्ड ने जो पहले TCAS ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम था उसकी जगह एक रिप्लेसमेंट ली है, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। तो ये एक नई न्यूज़ है। तो यहाँ पे हम आज इसको एंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको आप होप सो कि आपने नोट किया होगा, कॉपी लेके बैठा करें, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कर लिया करें और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।